पॉलिटी पार्ट वन में आज मैं लेकर के आया हूं भारत का संवैधानिक इतिहास। जी बिल्कुल, भारत का संवैधानिक इतिहास में पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे मैं उसको लेकर आया हूं, और खासकर उन प्रश्नों को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत होता है 1757 से और आगे चलता है इंडिया के इंडिपेंडेंस तक, भारत की स्वतंत्रता तक 1947 तक। इन सभी में भारतीय और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा कौन से एक्ट पारित किए गए, किस तरह का नेगोशिएशन किया गया, कौन से नियम कानून बनाए गए, कौन से एक्ट या फिर कौन से समझौते हुए जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिएट करते थे भारत में, भारत के नियम और कानूनों में बदलाव कर सकते थे। ऐसे सभी प्रश्नों को यहाँ पर हमने शामिल करने वाले हैं जो हर सेशन में करके आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस सेशन में 20 प्रश्नों को लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे आपको लगे कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं तो डेफिनेटली आप लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ टेलीग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर तिवारी। आप मुझे फेसबुक पेज, ट्विटर और साथ में टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करिए, वहां से आप मेरे साथ कनेक्ट करिए और वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही टाइम टू टाइम प्राप्त करिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ समझने को आपको मिलने वाला है यहाँ पर, इसलिए आप वीडियो को काफी इत्मीनान के साथ देखिएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो समझौता हुआ था, जिसे हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, 1932 में हुआ था। आपको ये इंफॉर्मेशन तो ये प्रश्न में ही मिल चुका है कि पूना समझौता 1932 में बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के साथ हुआ था। लेकिन ये हुआ क्यों था, क्या वजह थी, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पूना समझौता हुआ था, उसका मेन रीजन ये था कि बी.आर. अम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे। देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ कि ऐसा पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 3 बार हुआ था, उन तीनों में कौन से ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो शामिल हुए थे, तो वो एकमात्र बी.आर. अम्बेडकर साहब जी थे जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। ठीक है, महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे वाले में शामिल हुए थे जो 1931 में हुआ था। और यहाँ पर फाइनली जब 1932 में बी.आर. अम्बेडकर वहां पे गए थे तो वहां में उन्होंने एक डिमांड रख दी थी निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिल चुका था तो ये भी चाहते थे कि निम्न वर्ग के लिए एक अलग सा निर्वाचन क्षेत्र मिल जाए। और जो अंग्रेज थे यानी ब्रिटिश थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत को अलग करने का मौका वो गंवाए, है ना। तो एक तरीके से ये पृथक करने का, पृथक निर्वाचन की मांग जो थी वो भारतीयों में एक तरीके से पृथक करने की ही मांग थी, जिसकी वजह से उन्होंने मौके का फायदा उठाया और इस चीज को तुरंत लागू करने की बात कह दी। और जो अम्बेडकर साहब जी थे वो हंसते हंसते ब्रिटेन से आ गए इंडिया। फाइनली जब गांधी जी को पता चला कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने कुछ ऐसी मांग कर दी है जिसकी वजह से लोगों के अंदर विभाजन हो सकता है, इसके लिए गांधी जी ने पुणे में एक आमरण अनशन किया था जिस पर उन्होंने कहा था कि इस चीज को हटाया जाना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था 1932 में, जिसे हम पुना समझौता कहते हैं। और इसमें ये बात रखी गई थी कि निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होगी बल्कि उनको आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण जो कि आज भी चलता है, एक रिजर्वेशन, साथ में संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे समझ चुके होंगे इस प्रश्न को और काफी अच्छा आपको लगा होगा, इंपॉर्टेंस इसकी फील आई होगी। तो डेफिनेटली आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, जिसमें बताया गया कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। और इसमें आपको बताना है कि ये जो सम्मेलन या फिर सूरत विभाजन हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुए थे, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज की जो संकल्पना थी ये कब कब हुई थी। ठीक है, तो फाइनली आपको पता होना चाहिए कि सूरत विभाजन जो हुआ था वो यहाँ पर 1907 में हुआ था सूरत में। ओके, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात की गई थी, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो था वो आपका ऑप्शन
32 हो जाएगा 1932। ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि जो ब्रिटेन जो बी आर अम्बेडकर जी ने जो मांग की थी अपने अलग निर्वाचन प्रणाली के लिए, उसके लिए यहाँ पर 1932 आ जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन की बात करें तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुई थी। और पूर्ण स्वराज की संकल्पना जो कि लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 में। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? है ना, भारत के गवर्नर जनरल की बात की गई है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत यहाँ पर भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। एक्चुअली अध्यादेश होता क्या है, जो कि आज के टाइम पर भी अध्यादेश जारी करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। है ना, आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप मुझे करके बताइए कि भारत का वो कौन सा आर्टिकल है जिसकी वजह से या फिर जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल कितना है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल अध्यादेश क्या होता है कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, है ना, तो उस टाइम पर अगर कोई नियम लेकर के आना चाहती है सरकार, तो उसके लिए प्रेसिडेंट के ऑर्डर को लेकर के अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, नियम लागू कर दिया जाता है, जो अगले 6 सप्ताह तक वो लागू रहता है। ठीक है, उसके बाद उसे पारित करना होता है, अगर नहीं पारित होता है तो वो नलीफाई हो जाता है। तो फाइनली ये अधिनियम जो था 1861 के तहत लागू कराया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें ये अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, कार्यवाही दिवस को किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा पारित किया गया था, उनके नामों के साथ इसको मिलाना है। तो देखिए अगस्त घोषणा की बात करते हैं तो अगस्त घोषणा जो था वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा लाया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा की कहा जाता है। 17 अगस्त 1917 में, है ना, 1917 में आया था क्या, अगस्त घोषणा। एक्चुअली लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा ब्रिटेन के कॉमन हाउस में एक घोषणा पारित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत में जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, इसकी घोषणा की गई थी और जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव जो था वो लॉर्ड लिनिथगो द्वारा 1946 में लाया गया था, 1946 में, जिसमें ये बात बताई गई थी कि किस तरीके से जो भारत का संवैधानिक जो संशोधन है ना, संविधान बनाने की जो राइट्स है वो भारतीयों को मिले। ठीक है, साथ में इस तरह की व्यवस्था की गई थी अगस्त प्रस्ताव में, जो कि 8 अगस्त 1940 में लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगस्त संकल्पना की बात करते हैं, जिसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति या फिर अगस्त संकल्पना जो थी महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था 8 अगस्त 1942 में, 1942 में, जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, उसे ही अगस्त संकल्पना या फिर अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो सी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो मिला लेते हैं, अगस्त घोषणा 2, तीसरा नंबर लॉर्ड मॉन्टेग्यू, तो ऑप्शन ये वाला अगस्त घोषणा से संबंधित है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बी का पहला हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड लिनिथगो। अगस्त संकल्पना की बात करें तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। और यहाँ पर जो आखिरी है जिसे हम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बोलेंगे, वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे कराना, जिसकी वजह से ये साबित किया जा सके कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। मोहम्मद अली जिन्ना की एक ही डिमांड थी, भारत और पाकिस्तान अलग करना, जिसकी वजह से वो दंगे या फिर मारकाट कुछ भी कराने के लिए वो तैयार थे। तो फाइनली इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे करा दिए और फाइनली सक्सेसफुल हो गए एक अपना अलग स्टेट, अपना एक अलग कंट्री बनाने में। तो फाइनली ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ब्रिटिश भी चाहती थी कैसे न कैसे भारत के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिरदर्द यहाँ पे खड़ा कर दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के कि कब पारित किया गया था। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में पारित किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था या फिर इसको पारित करने की वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो अधिकार था वो टोटली ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथों में चला गया था। यानी कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो
पूरी तरीके से फ्रीडम होकर के अपने निर्णय को नहीं ले सकती थी। अब उसके सारे अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो गया था और इस तरीके से ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो यहाँ पर 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था वो समिति के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता था, यानी उसके पास एक वीटो पावर आ गई थी जिसमें वो मना करने की शक्ति उसे मिल गई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि महारानी विक्टोरिया को 1858 भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, जिसका मेन कारण था 1857 का विद्रोह। जी बिल्कुल, भारत में 1857 का जो विद्रोह था एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करता है और आधुनिक भारत का इतिहास अगर उठाकर देखें तो उसमें जो मेजर इंसिडेंट था वो 1857 का वो कॉन्फ्लिक्ट था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा मुहिम था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर टूट गई थी और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगा था कि अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथों में यहाँ पर और दिन तक रहना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी जो भी राइट्स थे वो अपने अंडर ले लिया था और ब्रिटिश की महारानी ने यहाँ पर एक घोषणा भी की थी 1857 में, जिसका प्रश्न मैं आगे लेकर के आया हूँ, उसमें मैं बता दूंगा आपको। फाइनली मेन उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह कर करके ब्रिटिश का जो हुकूमत है वो इंडिया पे रखा जाए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात अब नहीं थी। उन्हें पता चल गया था कि इंडियंस क्या कर सकते थे, इनके पास कितनी पावर है और हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट कमी थी क्या कि लोगों में थोड़ी सी लालच और यूनिटी की कमी की वजह से हम 1857 में अपने जीत को हासिल नहीं कर पाए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर इससे संबंधित ही है, जिसमें यह पूछा गया है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया था, उनमें से कौन सा था जिसे पूरा किया गया था, है ना? बहुत सारे ऐसे आश्वासन किए गए थे जिसमें बताया गया था रिलीजियस धार्मिक विश्वासों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इसके अलावा राज्य हड़पने की नीति है उसे खत्म कर दिया जाएगा, आपके जो भी राइट्स हैं उसे दिए जाएंगे, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने घोषणा में किया गया था। उनमें से एक था देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखने की, और जिसे उन्होंने पूरा भी किया था, है ना? जो भी देशी रजवाड़ों के साथ यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग राज्यों को हड़प लिया जाता था, उस नीति को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। आपको बताना है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति जो थी वो किसके द्वारा लाया गया था भारत में, है ना? उसका वो कौन था, उसका नाम आपको बताना है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं अगला, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो मार्लो मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था वो बताना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या फिर पूर्ण स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मार्लो मिंटो रिफॉर्म का जो सबसे मेन उद्देश्य था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली का था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स की निर्वाचन 1909 में इसे लाया गया था मार्लो मिंटो रिफॉर्म, और इसमें निर्वाचन प्रणाली को अलग तरीके से या फिर उनको अलग अलग करके करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न था, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मैंने ऑलरेडी बता दिया गया कि 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, क्रिप्स मिशन, मार्लो मिंटो रिफॉर्म, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्लो मिंटो रिफॉर्म जो था वो अलग निर्वाचन प्रणाली की बात करता था, और इसी वजह से मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन की बात करने के लिए ये मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1909 लाया गया था। चलिए एक ही टॉपिक मैंने यहाँ पे 2-3 प्रश्न करा दिए, जो जिससे क्या होता है कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे कराया है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे। डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। खासकर ये प्रश्न तो अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप अगर सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, इवन दैट पीसीएस या आईएएस के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को काफी अच्छे तरीके से करिए, इनके डिटेलिंग को जानिए और इन्हें जरूर लर्न करिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए वहां पर जाकर के। पीडीएफ मैंने आंसर नहीं दिया है इसलिए ताकि आप उसे प्रैक्टिस करें, है ना? आंसर जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा और वीडियो से आप आंसर को मैच
कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे मैं लेकर के आ रहा हूँ। ना सिर्फ मैंने पॉलिटी बल्कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से संबंधित वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए, सारी वीडियोस को मैं डे बाय डे अपलोड कर रहा हूँ। तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए, फायदा उठाइए और आगे आने वाले जो भी पेपर है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, पीसीएस का हो या यूपी पीईटी का पेपर हो, सब जगह ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके से आते हैं। जीके यानी कि साइंस से, एसएसटी से आते हैं। तो आप इन्हें करिए और अपने मार्क्स को गेन करिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, है ना। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बात की गई थी, जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि जो भी संप्रदाय थी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग वोटिंग राइट्स दिए जाने की जो बात की गई थी, वो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में भी बात की गई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार क्या था, है ना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रावधान का सार क्या था? राज्यों के साथ प्रांतों में दोहरा शासन, या फिर हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रांतों में दोहरे शासन की बात की गई थी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था। और प्रांत में दोहरा शासन यानी दोहरे शासन का मतलब ये होता है सिंपल सा, एक सरकार केंद्र में होगी, दूसरी लोकल व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो लोकल में भारतीयों को रखा गया था और उनके पास राइट्स नहीं थे, अधिकारों की कमी थी, है ना। बिना अधिकार के, अगर बिना बंदूक के आपको बॉर्डर की रक्षा करने के लिए दे दिया जाए तो क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपके प्राण चले जाएंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ किया गया था इन दोहरे शासन में, जिसमें मेजर जो आपके अधिकार जो थे वो ब्रिटिश क्राउन्स या फिर ब्रिटिश ऑफिसर को दिए गए थे। जैसे कि हम रक्षा की बात करें, वित्त की बात करें, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, वो जो इम्पोर्टेंट निर्णय जो ले सकता था, वो ब्रिटिश के आदमियों के पास थी। भारतीयों के पास सिर्फ शिक्षा संबंधित और जो भी जहाँ पैसे खर्चे हो सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, है ना, इस तरह की चीजों में रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो प्रोविजन था वो भारतीयों के पास था। लेकिन कलेक्ट करके उसे जमा करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश के पास था। तो पैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी, लेकिन खर्चा करने के लिए जो था वो भारतीयों के पास था। तो खर्चा करेंगे कैसे जब ब्रिटिश पैसा ही नहीं देगी? ऐसे इस तरीके से एक तरीके से ब्रिटिश ने ऐसा प्लान कर लिया था कि लोगों के मन में अपने ही लोगों के प्रति दुर्भावना व्यवस्थित कर दी जाए, है ना। तो कुल मिलाकर के ये भारतीयों को बेवकूफ बनाया जाने का एक प्रावधान किया गया था, दोहरा शासन। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, है ना। तो आपको बता दें कि लॉर्ड पैथिक, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे। लॉर्ड एमरी जो थे इसके सदस्य नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना की बात की गई है, क्या प्रांतीय समूहीकरण था इसमें, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की बात की गई थी, पाकिस्तान की स्वीकृति की बात की गई थी, या संविधान निर्माण के अधिकार की बात की गई थी? तो देखो यहाँ पे नहीं है वो बताना है, तो पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में नहीं की गई थी। बाकी की प्रांतीय समूहीकरण, है ना, प्रोविजनल ग्रुपिंग, या फिर भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण के अधिकारों की बात कैबिनेट मिशन योजना 1946 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था ना। संविधान जब नहीं बना था हमारा, क्योंकि संविधान बनना स्टार्ट हुआ था 1946 में, 1946 में बनना शुरू हुआ था और 1949 तक बना था। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको बनने में। लेकिन तब तक जब 1947 में भारत आजाद हो गया तो शासन किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसको चलाया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संविधान बना है उसमें बहुत सारे ऐसे नियम्स हैं जो हमने डायरेक्टली 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ले लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो आपको बता दें कि वो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, जिसे माउंटबेटन को भेजा ही गया था इसलिए ताकि भारत की जो स्वतंत्रता है उसको सौंपी जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सुमेल नहीं करता है? तो देखो मार्लो मिंटो रिफॉर्म जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में था, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था वो स्वशासन से संबंधित था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो संविधान सभा का गठन किया गया था, अभी अभी मैंने बताया। साइमन कमीशन भारत विभाजन से संबंधित नहीं था, तो यही आपका ऑप्शन डी नंबर जो हो जाएगा वो करेक्ट
हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बताएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, जिसे बताएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्लो मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1861 और अधिनियम 1858 ये किससे संबंधित हैं? तो आपको देखना है, देखो भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करें तो यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी इसके तहत, तो ऑप्शन ए का तीसरा सही हो जाएगा। वहीं अगर भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो इसमें प्रांतीय स्वायत्ता की बात की गई थी, तो बी का पहला हो जाएगा, है ना। तो ये मिल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सी की बात करते हैं मिंटो मार्लो सुधार 1909, जिसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया था। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो डी का दूसरा हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत किया गया था। और अगर पता होना चाहिए कि सती प्रथा को अंत करने का जो मेन जो श्रेय जाता है वो होते हैं अपने भारत के पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिनकी वजह से यहाँ पर इसको सती प्रथा का सुधार किया गया था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर ई नंबर जो ऑप्शन है अधिनियम 1858, अधिनियम 1858 का जो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चीज आपको थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन हो गया। ई का पांचवा होगा, जैसा कि मैंने ये ऑलरेडी लगा रखा है। ई का पांचवा होगा 1858, यानी कि जब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1857 में जब उसकी हार हुई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे आई थी, तो ब्रिटिश शासन का शक्ति में आना जो था 1858 का था। और सी नंबर का ऑप्शन 4 था, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया। फाइनली अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। अब आखिरी क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ की बात की गई थी कि किस अधिनियम के तहत इसको शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो आपको बता दूं कि 1946 में, यानी कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में इस चीज का प्रावधान किया गया था। फाइनली ये प्रश्न हुए खत्म और आपकी वीडियो भी अब हो गई खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो देखकर और काफी इंपॉर्टेंस आपको पता चली होगी। तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।